बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में हल्की बूंदाबांदी के साथ बदला मौसम का मिजाज। इन इलाकों में छाए रहेंगे बादल। पटना से पूर्णिया तक कैसा रहेगा मौसम, जान लीजिए आगे विस्तार से। के पाठक के फरमान के बाद स्कूल से कट गया लाखों बच्चों का नाम। इस तरीके से दोबारा मिलेगा एडमिशन। बढ़ते खतरों की चेतावनी दे रहे हैं जियो, एयरटेल और ट्रू कॉलर। नहीं किया ये काम तो हो जाएगा भारी नुकसान। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की आई मौज। अब पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को मिला प्रमोशन। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद साइबर बदमाशों ने लड़की बनकर के की ठगी। आईडी डिलीट करने के लिए मांगे लाखों रुपए। अगर आप अपने पांव पर होना चाहते हैं खड़ा तो बिहार सरकार से लें 10 लाख रुपए और करें बिजनेस। जाने कैसे, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश बने कांग्रेस के लिए चुनौती। लालू के सियासी संकेत। सीएम नीतीश ने की जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के जेलों में कैदी बनाएंगे डिजाइनर कपड़े, साबुन और मसाले। मुक्ति होगा ब्रांड का नाम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नौकरी पाने का मौका। फ्री में करे या अप्लाई, ऐसे होगा सिलेक्शन। छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के बाद किया गया बैन। मांझी को जेडीयू का मुंहतोड़ जवाब। कहा दूसरे के पार्टी के साथ मिलकर के दूसरे राज्य में बन सकते हैं मंत्री और राज्यपाल, तो फिर टीचर में क्या है समस्या। रिजल्ट में धांधली का आरोप। सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों पर कार्रवाई। जाने क्यों 822 लोगों पर सर्टिफिकेट केस हुआ दर्ज। 5% ब्याज पर लोन, ना गारंटी की जरूरत। मोदी सरकार 3 लाख तक दे रही है कर्ज। पोस्ट ऑफिस की जबरदस्त स्कीम। पति पत्नी को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। घर किराए पर ले रहे हैं अगर आप तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं तो हो सकते हैं बड़ी धोखाधड़ी के आप शिकार। जनाधार नहीं फिर भी जेडीयू ने मध्य प्रदेश में उतारे 10 उम्मीदवार। जाने नीतीश कुमार का प्लान। आरबीआई ने लोन रिकवरी के नाम पर एजेंटों की मनमानी पर लगाई लगाम। शाम में 7 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे कॉल। अकाउंट खाली कर रहा है 401 कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। जाने क्या है ये और कैसे रहें सुरक्षित। कांग्रेस नेता ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहनाया सोने का मुकुट। बोले मुझे हमेशा से उनका स्नेह मिला है। जड़ी बूटियां उगा करके पैसे कमाएंगे किसान। घर घर बांटे जा रहे हैं पौधे। सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। गिरिराज सिंह का विभाजन पर बड़ा बयान। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार की जेलों में कैदी डिजाइनर कपड़े, चादर, गमछा, साबुन, लैपटॉप, बैग, सरसों तेल और फिर मसाले आदि तैयार करेंगे। जहाँ कैदियों के द्वारा बनाए गए ये उत्पाद मुक्ति ब्रांड नाम से उपलब्ध होगा। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक चरण में बिहार की 8 केंद्र सहित 10 जेलों में बड़े पैमाने पर अलग अलग सामग्री के उत्पादन की तैयारी है। इससे जेलों में बंद कैदी सकारात्मक कार्य से तो जुड़ेंगे ही, बल्कि उनकी
कार्य कुशलता और फिर आय भी बढ़ेगी। जेल से छूटने के बाद वे कुशल श्रमिक के रूप में स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित होंगे। राजधानी पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में सरसों तेल और मसाले तैयार होंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में साइबर अपराध का मामला सामने आया है। यहां अपराधियों ने इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर के दोस्ती की, इसके बाद ठगी की घटना को अंजाम दिया। जब वहीं कई लोगों के खाते से लाखों की निकासी भी कर ली गई। पटना राजीव नगर के एक युवक से लड़की बनकर के ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। जब शुरुआतों में अपराधियों ने नॉर्मल चैटिंग की और फिर अचानक वीडियो कॉल किया। इस वीडियो कॉल को युवक ने रिसीव किया, या इसमें लड़की नग्न अवस्था में थी, या इसके बाद युवक ने कॉल काट दिया। इसी बीच साइबर अपराधियों ने युवक को आपत्तिजनक फोटो भेजा और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। साथ ही एक साइबर बदमाश ने पुलिस बनकर भी युवक को कॉल किया और कहा है कि आप पर एक लड़की ने छेड़खानी का केस दर्ज कराया है। युवक को धमकी दी गई है। या इसके बाद वह डर गया। जब पैसों की डिमांड के बाद युवक ने 51,000 रुपये दिए, लेकिन साइबर बदमाश और रुपए की मांग करने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा करके लाभ लेने वालों पर अब कार्रवाई होगी। जब विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पंचायतों के दर्जनों लोगों ने सरकारी नियम को ताक पर रख करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी का लाभ लिया है। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वैसे लोगों से पैसे की वसूली करने का पत्र जारी करते हुए विभाग को यथाशीघ्र यानी कि जल्द ही कार्रवाई करने की सूची तैयार करने को कहा है। इसके बाद से गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र के आलोक में सभी जिला कृषि पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि जल्द ही अपने इलाके के वैसे लोगों को की सूची तैयार करें जो आयकर भुगतान करने के बाद भी सब्सिडी का फायदा उठाया है। लिहाजा प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने 88 लोगों की सूची तैयार कर ली है और फिर उन्हें अब राशि वापस करने का पत्र भी जारी कर दिया है। तो ऐसे में अगर आप भी गलत तरीके से पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आप पर मुसीबत आ सकती है। जहाँ आपको तो पैसे वापस करने ही होंगे, साथ ही साथ हो सकता है कि आप जेल भी जाएं। तो ऐसे में आप फर्जीवाड़ा ना करें और सरकार के नियम अनुसार ही कार्य करें। अगर आप सरकार के नियम अनुसार नहीं करते और फर्जीवाड़े करते हैं तो फिर आप बख्शा नहीं जाएंगे, आप बख्शे नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल आप पकड़े जरूर जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आए दिन हम ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जो स्कैमिंग या फिर लोगों को ठगने से जुड़ी होती है। जहाँ हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें स्कैमर्स कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ इन बढ़ती घटनाओं के चलते टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स को चेतावनी दी है। इस लिस्ट में रिलायंस, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां शामिल है। इसके साथ ही ट्रू कॉलर ने भी बताया है कि ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि इस स्कैम की मदद से वे आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देते हैं, जिससे आपकी सिम का एक्सेस आपके पास चला जाता है। जहाँ परिणाम स्वरूप आप किसी बड़ी समस्या में आ सकते हैं या फिर आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपका फ़ोन आपके पास है तो फिर ये स्कैमर्स कैसे आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करते हैं, ऑन करते हैं। इसके लिए ये स्कैमर्स फेक पहचान का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कई बार कस्टमर्स को इस तरह कॉल आते हैं जिसमें स्कैमर्स आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन करके कॉल करते हैं। ये स्कैमर्स आपको ये कह करके बरगलाने की कोशिश करते हैं कि वे आपके इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर मोबाइल ऑपरेटर की तरफ से कॉल कर रहे हैं। ऑन एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपसे सर्विस के बारे में जानकारी लेते हैं कि सर्विस कैसी है, फिर अकाउंट हैक होने या फिर सिम में आ रही किसी भी समस्या की जानकारी देते हैं। यही वह समय है जब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपको पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉल नहीं करता है। इसके बाद आपसे कहेंगे कि ये समस्या कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद दूर हो जाएगी, जिसमें वे आपको कॉल फॉरवर्डिंग नंबर डायल *401 स्टार करके अपना फ़ोन नंबर को डायल करने को कहेंगे। इससे फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाएगी और फिर आपकी सभी जानकारियां जो आपके फ़ोन पर उपलब्ध हैं उसका एक्सेस स्कैमर्स के पास आ जाएगा। चाहे वो आपके मैसेज हो या फिर आपका अकाउंट डिटेल, अब वो बैंकिंग डिटेल हासिल करके आपका अकाउंट खाली कर सकता है और फिर हो सकता है कि वे आपका व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका पता पीड़ित को तब तक नहीं चलता जब तक उसे कोई भारी नुकसान ना हो जाए। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। जब रात के समय लोगों को हल्के कंबल या फिर गर्म चादर का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हाँ, बिहार का
न्यूनतम पारा लुढ़कना शुरू हो गया है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दीपावली तक में ठंड पूरी तरीके से पांव पसार देगा। यह सुबह शाम में लोगों को हल्की ठंडी का एहसास होता रहेगा। रात के समय विशेष करके ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जब लोगों ने हल्के कंबल या फिर गर्म चादर तक निकाल ली है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय बिहार के अधिकांश जिलों में धुंध रहेगी। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना। सुबह बिहार का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पटना और बक्सर में मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि गया में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं छपरा सीवान में हल्की धुंध और फिर हल्की ठंड देखने के लिए उम्मीद है। वहीं छपरा सीवान में हल्की धुंध और हल्की ठंड देखने की उम्मीद है। दोस्तों बात करेंगे कि देश भर में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। जब भारत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी स्कीमें भी चला रही है। हालांकि अब किसानों को आजीविका बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय भी जुट गया है। जो आने वाले समय में भारत के किसान सिर्फ गेहूं, चावल, गन्ना और आलू ही नहीं बल्कि जड़ी बूटियां यानी कि औषधीय पौधे उगाकर भी पैसे कमा सकते हैं। किसानों को आयुर्वेद से जोड़ने और फिर औषधीय फसल उगाने की जानकारी प्रदान करने के लिए आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान से देश के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यह 10 नवंबर को आयोजित होने जा रहे आयुर्वेद दिवस से पहले किसानों को जोड़ करके आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पौधों के औषधीय और फिर आर्थिक महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये काम RCFC, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और फिर इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थाएं कर रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बड़ा बयान दे दिया है। एक बार फिर से उन्होंने भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे दी है। बेगूसराय, औरंगाबाद और छपरा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर सारे मुसलमान उसी समय पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दूरदर्शी नहीं होती। आज भी तुष्टिकरण की नीति के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। उन्होंने लालू यादव और फिर नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और कहा कि बिहार सरकार तुष्टिकरण नीति पर एक पक्ष को प्रताड़ित करवा रही है। यह बिहार के औरंगाबाद, बेगूसराय और छपरा में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर पथराव को लेकर के गिरिराज सिंह ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले बड़ी गलती हो गई जब देश का बंटवारा हो रहा था। अगर उसी समय सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो फिर आज हमारे भारतवर्ष में की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि एक ओर हमें जातियों में बांटा गया है। धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी और हमले की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ये सरकार की बड़ी असफलता है। उन्होंने इसका कारण भी बताया है और कहा कि सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में हिंदुओं के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और केस में 4 दर्जन हिंदुओं को फंसा दिया गया। अगर शिवलिंग के बदले उनका धार्मिक स्थल टूटा होता तो फिर बेगूसराय जलता, लेकिन प्रशासन भी दबाव में एक पक्ष को बचा रही है। जो सरकार के इशारों पर हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर समय रहते देश के लोगों ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो फिर 10 से 20 साल के बाद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि खरीफ का सीजन तकरीबन खत्म होने वाला है। जो कुछ ही हफ्तों बाद किसान रबी की फसलों की बुआई में लग जाएंगे। ऐसे वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर के देश भर से किसान अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। अब इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जब केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ा करके 22,303 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का असर हमारे किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जब सरकार ने रबी सत्र के लिए PND के खाद पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूरिया की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इससे पहले सरकार ने रबी फसलों की MSP में भी इजाफा कर दिया था। NBS के तहत किसानों को खाद सस्ती कीमतों में मिलते रहेंगे, ये कहना है सरकार का। आपको बता दूं कि अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक सब्सिडी जारी रहेगी। नाइट्रोजन पर 47 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी रहेगी। फास्फोरस पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी मिलेगी। या पोटास पर सब्सिडी 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। दोस्तों बात करेंगे कि लगातार बढ़ते स्कैम और फिर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार
लगातार प्रयास कर रही है, जहां लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए अब दूरसंचार विभाग ने सिम खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया है। जी हां, 1 दिसंबर 2023 से पूरे देश में सिम खरीदने के लिए नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। जहां इन नियमों के लागू होने के बाद लिमिटेड सिम ही खरीद पाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सिम खरीदने पर नकेल कसेगी, यानी कि आप ज्यादा सिम नहीं खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि सिम खरीदने के नए नियम को पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था, लेकिन अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यह दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को इसे 1 दिसंबर से लागू करने का निर्देश दिया है। यह सिम खरीदने के लिए नए नियम लागू होने के बाद ऐसे बल्क में सिम खरीदने वालों पर एक्शन लिया जा सकता है। नए नियम को लेकर के इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि साइबर फ्रॉड और फिर स्कैम को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड के नए नियम जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर 30 नवंबर के बाद कोई टेलीकॉम कंपनी किसी विक्रेता को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचने के लिए अनुमति देती है तो फिर उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जहां इस समय देश में लगभग 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता है। सभी डीलरों को नवंबर के अंत तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, बिहार में पहली बार किसी आईटी कंपनी ने कदम रखा है। ये प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तान में करीब 4000 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग चेन्नई, बेंगलुरु और फिर हैदराबाद में कार्यरत हैं। जहां अमेरिका की सिलिकॉन वैली में स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने अब बिहार में कदम रखा है। आपको बता दूं कि टाइगर एनालिटिक्स का हेड ऑफिस सांता क्लारा में है। जब बिहार में कदम रखने के साथ टाइगर एनालिटिक्स के नाम एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। वह प्रदेश में यानी कि बिहार में कदम रखने वाली पहली आईटी कंपनी है। इससे पहले किसी भी आईटी कंपनी ने बिहार में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बिहार में कदम रखने का क्या मकसद है, इस कंपनी के आने से क्या फायदा होगा, हम आपको भी बताएंगे। तो आपको बता दें कि टाइगर एनालिटिक्स के संस्थापक और फिर सीईओ महेश कुमार का ताल्लुक बिहार से ही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो शुरुआती कदम उठाए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कामयाबी मिलेगी और फिर हम सभी लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। महेश कुमार ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान काफी तादाद में उनके बिहार वापस आ गए और फिर घर से ही काम करना शुरू कर दिया। जब बिहार और झारखंड से करीब 100 कर्मचारी अभी भी उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि घर से काम कर रहे थे और वह वहां खुश थे। ये सभी लोग घर से दूर आना नहीं चाह रहे थे। महेश कुमार को एहसास हुआ है कि युवा और फिर अच्छे प्रतिभाशाली लोग घर के करीब रह करके काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में उनके लिए काम करने का कोई भी अवसर नहीं है। जब पटना बिहार में दफ्तर डालने के बाद भी लोगों की प्रतिक्रिया आई है। जब लोग बिहार में टाइगर एनालिटिक्स के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वापस कंपनी के साथ काम कर सके। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और फिर हर तबके के लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को साल 2014 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत भारतीय नागरिक जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस खाते पर आम जन को चेक बुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन अकाउंट होल्डर अकाउंट में बैलेंस न होने पर भी अपने खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। अब तक इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही इस योजना का आम जनता पर काफी अच्छा असर हुआ है। 28 अगस्त 2023 तक पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल 2 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 28 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल 2 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके अलावा इस योजना में 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं हैं तब भी अकाउंट एक्टिव रहेगा। इससे गरीब तबके के लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना आसान हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को लेकर के अब शिक्षा विभाग स्कूल आवंटित करने में जुट गया है। इसको लेकर के विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसी के माध्यम से इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ये कोशिश है कि 2 नवंबर को औपलंबिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के पहले इन टीचरों को स्कूल का आवंटन हो जाए। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों को स्कूल आवंटन करने को लेकर के विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें अब तक तमाम जानकारी अपलोड की गई है। इसके आधार पर सॉफ्टवेयर ही शिक्षकों को अलग अलग स्कूल आवंटित कर देगा। किस शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा, इसमें पदाधिकारियों और फिर कर्मियों की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। आपको बता दूं कि सभी शिक्षकों को जिला आवंटन पहले ही कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उन्हें
उस जिले के किस स्कूल में अपनी सेवा देनी है। ऐसे में स्कूल चयन को लेकर के शिक्षा विभाग ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। अब इसी के माध्यम से इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर उनका पदस्थापन किया जाएगा। इधर विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री के पास होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 27 जिले से ही 25,000 शिक्षक आएंगे। मुख्यमंत्री इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और फिर अपना संबोधन भी देंगे। बचे हुए 11 जिलों के सभी शिक्षकों को उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में प्याज की खुदरा कीमत में एक सप्ताह में ही 7 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमत को बढ़ने से रोकने को लेकर के सरकार ने अब से तैयारियां शुरू कर दी है। त्योहारी सीजन के दौरान रेट पर लगाम लगाने के लिए सरकार खुदरा बाजार में प्याज की बिक्री बढ़ाएगी। दीपावली के आसपास सरकार बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज बाजार में बेचेगी ताकि दाम काबू में रहे। पिछले एक सप्ताह से प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है। एक सप्ताह पहले जहां खुदरा मार्केट में प्याज 33 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वहीं 26 अक्टूबर को रेट बढ़कर के औसतन 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। सरकार ने पहले भी प्याज के रेट बढ़ने से रोकने को लेकर के कई कदम उठाए थे, लेकिन फिर भी प्याज की कीमत में बढ़ोतरी जारी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सप्लाई और मांग में भारी अंतर है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ रही है। दोस्तों बात करेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कल दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक भर्ती मामले में अपने सरकार का बचाव किया। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती नियोजन के पदाधिकारियों के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस परीक्षा फल के प्रकाशन में आरक्षण रोस्टर में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही कोचिंग के सारे बच्चे पास हो जाना ये तो समझ से बाहर की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में मैं SIT जांच चाहता हूं या फिर न्यायालय के अधीनस्थ जांच हो। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से अपील की है कि शिक्षक भर्ती में बिहार के बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि देश में आज तक किसी ने इतना सफलतम परीक्षा किसी ने नहीं लिया है, लेकिन रिजल्ट के बाद ये सवाल उठने लगा है कि यूपी बंगाल के बच्चों की जनसंख्या के अलावा आरक्षण रोस्टर का ठीक से पालन नहीं किया गया। विकलांग सहित अन्य आरक्षण मामले में गड़बड़ी हुई है। जब वही उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर सवाल उठ रहा है कि किसी कोचिंग का 100% रिजल्ट कैसे आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि क्या बाहर के बच्चे टैलेंटेड थे और यहाँ के बच्चों में टैलेंट नहीं थे। वहीं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पदाधिकारी ने जो बदमाशी किया है उनकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों से विद्यार्थियों के नामांकन रद्द होने का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह में 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद स्कूलों का निरीक्षण लगातार जारी है। इस क्रम में स्कूल से लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के नाम भी काटे जा रहे हैं। 24 अक्टूबर तक निरीक्षण के दौरान पूरे राज्य से कक्षा 1 से 12वीं तक के कुल 21,90,020 विद्यार्थियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। जहां इनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2,66,564 विद्यार्थी शामिल है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन विद्यार्थियों के आगामी मैट्रिक और फिर एवं इंटर की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया जुलाई से जारी है। जहाँ सबसे अधिक 1,43,140 नामांकन पूर्वी चंपारण से रद्द किए गए हैं, जहाँ वही न्यूनतम 13,237 नामांकन शेखपुरा जिले में रद्द हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा तो मिल गया है। अब सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में भी इजाफा कर सकती है। सरकार ने बोनस, DA और फिर एरियर सब कुछ ही दीपावली से पहले ही कर्मचारियों के खाते में देने का फैसला किया है। इस समय कर्मचारियों को 46% की दर से DA मिल रहा है। DA हाइक के बाद में HRA का रिवीजन होना है। दोस्तों बिहार सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। इसी में से एक है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। इसके तहत आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। पर इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम आपको भी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत स्टार्टअप शुरू करने को 10 लाख रुपए तक
कैपिटल फंडिंग दी जा रही है। युवाओं को 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। जब महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए की जगह 10,50,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 5% ज्यादा। वहीं SC ST और फिर दिव्यांग जनों को सीड फंड के रूप में 11,50,000 रुपए यानी कि 15% ज्यादा रकम मिलेगी। इस योजना के तहत बिहार के किसी नागरिक को अपना खुद का व्यवसाय बिहार में शुरू करना है, लेकिन उसके पास कोई भी फंडिंग का सोर्स नहीं है, या तो फिर ऐसे में बिहार सरकार बिना ब्याज के दर पर लोन देगी। अगर हम कुछ बिजनेस आइडिया की बात करें तो फिर किसी के पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो फिर सरकार के जरिए पैसे मिलेंगे अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। आपको बता दूं कि योजना का लाभ लेने या फिर उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.startup.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 180034562214 इस पर कॉल कर सकते हैं, जहाँ यहाँ पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी जैसी बगावत की राह पकड़ लेंगे या फिर कांग्रेस से कदम ताल करते रहेंगे? ये सारे सवाल जेडीयू द्वारा मध्य प्रदेश में उतारे जाने के बाद उठने लगे हैं। जहां लालू प्रसाद यादव की राजनीति का उभार भले कांग्रेस विरोध में हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीते 2.5 दशक से कांग्रेस और फिर आरजेडी एक सियासी बीच पर कदम ताल करती रही है। ये नजदीकी कई बार कांग्रेस विरोध के दूसरे बड़े चेहरे नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। एक बार फिर से जब लालू और कांग्रेस की काफी करीबी दिखने लगी तो नीतीश कुमार के लिए ये असहज स्थिति उत्पन्न कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार ने जेडीयू के 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार करके अपने तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार में श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह में चीफ गेस्ट बनकर के नीतीश कुमार को अपनी रणनीति भी धीरे से समझा दी है। जाहिर है केंद्र में कांग्रेस है और लालू की हाँ और नीतीश की ना के बीच की राजनीति अपनी रफ्तार में बढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक के बाद एक ऐसे उम्मीदवारों को 10 उम्मीदवारों को के नामों की सूची जारी की है जो एमपी चुनाव में कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती हैं। एमपी में जदयू का जनाधार कोई खास तो है नहीं, लेकिन पार्टी ने ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती हुई है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर के वे नाराज हैं। जहां इंडिया अलायंस के सूत्रधार के पद पर भी अब उनकी स्थिति असहज सी हो गई है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि कहीं नीतीश कुमार कांग्रेस टीम से कुट्टी यानी कि अलगाव की कहानी तो लिखना नहीं शुरू कर चुके हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के राहुल गांधी के अनुरोध को ठुकरा करके नीतीश कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिली तो फिर वे इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। वे कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी खत्म नहीं होने वाली है। ये तलखी उस समय से ज्यादा बढ़ गई जब से इंडिया अलायंस की यानी कि इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु बैठक के दौरान नीतीश कुमार के नाम से अविश्वसनीय वाला पोस्टर लगा दिया गया था। नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही किनारा कर लिया। इसके बाद मुंबई की इंडिया गठबंधन की बैठक में भी संयोजक पर बात नहीं बनी। अब नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में जदयू के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके कांग्रेस से एक बार फिर से पंगा ले लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में एक बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने के लिए कार्य में तेजी लाएं। किसानों को सिंचाई का प्रबंध होने से उन्हें कृषि कार्य में काफी सहूलियत होगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि नदी तटबंधों पर हरित आवरण को बढ़ावा दें, जब वहां सोलर प्लेट लगाएं ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले। जहां ऐसी व्यवस्था करें कि नहरों में पूर्ण क्षमता के साथ जल स्राव हो ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे और फिर सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। जो भी प्रस्तावित नई कार्य योजना की जानकारी दी गई है उसका स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है। जल संचयन क्षेत्र में वृद्धि के लिए जो योजना बनाई गई है उस पर भी तेजी से काम करें। पहाड़ी के तलहटी क्षेत्र में भी जल संचय क्षेत्र को विकसित करें, जहां सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की तरफ से रिफाइनरी अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स 21 अक्टूबर 2023 से लेकर के लास्ट आवेदन 20 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 3
दिसंबर 2023 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 27 नवंबर 2023 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। कैंडिडेट का रिजल्ट 13 दिसंबर 2023 को जारी किया जाएगा। इस वैकेंसी के जरिए कुल 1720 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दूं कि रिफाइनरी अप्रेंटिस समेत कई पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 18 साल से लेकर के अधिकतम आयु सीमा 24 साल तक तय किया गया है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिक आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फिर सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाना होगा। वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं। जब वेबसाइट पर आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद आवेदन से जुड़ी जरूरी के सभी डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, फोटो, आईडी प्रूफ सावधानी पूर्वक अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षक नियुक्ति को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर सरकारी नौकरियां बेचने का आरोप लगाया है। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी पैसे लेकर के दूसरे राज्य के लोगों को बेच दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करें ताकि बिहार के हिस्से की नौकरियां दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं मिल पाए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में पढ़े लिखे युवा मजदूरी करे और आप लैंड फॉर जॉब और मनी फॉर जॉब के तहत दूसरे राज्यों में बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी बेच दे। उन्होंने कहा कि बिहार की नौकरियों पर पहला अधिकार बिहारियों का होना चाहिए। वोट बिहारी दे और नौकरी बाहरियों को मिले, ये नहीं चलेगा। राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीपीएससी शिक्षक बहाली में घोटाले के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई शिक्षक भर्ती में रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तरह मनी फॉर जॉब घोटाला हुआ है। यह नीतीश सरकार ने पैसे देकर के शिक्षकों को नौकरियां बांटी है। दोस्तों बात करेंगे कि पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए किस्त की राशि लेने के बावजूद घर नहीं बनाने वालों पर पटना जिला प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। जिला प्रशासन की ओर से किस्त की राशि का भुगतान होने पर भी घर का निर्माण नहीं करने वाले 822 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजी जा रही है। सर्टिफिकेट केस जारी होने के बाद लाभुकों की परेशानी बढ़ सकती है। इसमें लाभुकों को किस्त की राशि का भुगतान अलग अलग हुआ है। जब पटना जिले में किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों में सबसे अधिक मनेर में 190 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हुआ है। इसके बाद नौबतपुर में 145, बिहटा में 98, दुल्हिन बाजार में 97, धनरुआ में 68, पुनपुन में 61, विक्रम में 55 और भी कई सारी जगह है जहां पर ये केस दर्ज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर्टिफिकेट केस क्यों हुआ। तो आपको बता दूं कि अधिकतर आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर निर्माण यानी कि घर बनाने के लिए राशि का भुगतान किया गया था, पैसे दिया गया था घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से। जहाँ अब पैसे मिलने के बावजूद भी लोग घर नहीं बनाया, जहाँ ऐसे लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा रहा है। जब बताया जाता है कि पीएम आवास योजना में घरों का निर्माण नहीं करने वाले 113 लाभुकों को नोटिस मुहैया कराया गया है। नोटिस मिलने के बाद ऐसे लाभुकों की परेशानी बढ़ेगी। सूत्रों ने बताया है कि सर्टिफिकेट केस के तहत धारा 7 में वारंट निर्गत का प्रावधान है, जहाँ इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सर्टिफिकेट केस करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम है जिसमें लोगों को कर्ज देकर के अपने कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे ही एक स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना। जब बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत कारीगरों और फिर शिल्पकारों को कई तरह के फायदे पहुँचाने का इंतजाम किया गया है। इस योजना के तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और फिर IT कार्ड के माध्यम से कारीगरों और फिर शिल्पकारों की पहचान किया जाएगा। 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों के ट्रेनिंग दी जाएगी। जब बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिना कुछ गिरवी रखे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। इसके तहत 1 लाख और 2 लाख रुपए के 2 किस्तों में क्रमश 18 महीने और फिर 30 महीने की अवधि के लिए 5% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। अब सवाल है कि किन किन लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े हुए कारीगरों के लिए है ये योजना। इसमें बड़े नाव निर्माता,
हथियार निर्माता यानी कि हथियार बनाने वाला, नाव बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट का निर्माण करने वाला, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार यानी कि मूर्ति पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री शामिल है। इसके लिए टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता शामिल है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जाए हैं। जय भारत।